हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन जोन में। जैसा कि हम सीरीज़ की शुरुआत कर चुके हैं हमारे एलएमआर सीरीज़ में, और इसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ को, और उसके अलावा हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारे गिव रीजन सेशन से। और गिव रीजन में हमने 3 गिव रीजन हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए, जिसके अंदर हमने सीखे किस तरीके से हमें आंसर्स लिखना चाहिए, किन चीज़ों को हमारे आंसर्स में इंक्लूड करना चाहिए, किन चीज़ों को हमारे आंसर्स से एक्सक्लूड करना चाहिए। ऐसी कई चीज़ें हमने उसके अंदर सीखी। बढ़ते इसी सीरीज में आगे और हमारे नेक्स्ट गिव रीजन के साथ। फर्स्ट गिव रीजन हमारा था फुकल्ट कॉल्ड इज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। सेकेंड गिव रीजन था भक्कर इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वन था राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव अ मोमेंटम। द नेक्स्ट वन इज द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है अंडर द यूएनओ। UNO is an organization which is the international level organization which full form is United Nation Organization, and UNESCO is an affiliated body। जैसे आपके स्कूल्स के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, डिविजन्स होते हैं स्कूल के, उस हिसाब से यूनेस्को के अंदर एक अलग अलग बॉडीज होती है जिनके नाम दिए जाते हैं। उसी में से एक है जिसका नाम है यूनेस्को, और इसका मेन काम है कल्चरल, एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट करना ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया लेवल पे जो भी चीज़ें होती है कल्चरल को लेकर, सोसाइटी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, उसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स लाना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, और किस चीज़ों को ऐड करना है, कौन सी चीज़ों को लेस करना है, ये सारा काम कौन करता है? यूनेस्को देखता है। सो द फर्स्ट वन, द कल्चरल हेरिटेज इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। सबसे पहले कल्चरल और नेचुरल के बीच में यही डिफरेंट होता है। कल्चर वो होता है जो ह्यूमन बींग बना के रखता है, जैसे शादी का कल्चर हो गया, फेस्टिवल का कल्चर हो गया, बिहेवियर का कल्चर हो गया, ये सब ह्यूमन बींग क्रिएट करता है। नेचर ऐसा कुछ नहीं बताता। तो नेचर के द्वारा जो चीज़ मिलती है उसको नेचुरल चीज़ें बोलते हैं, और जो ह्यूमन बींग बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? कल्चरल थिंग्स बोलते हैं। तो कल्चरल हेरिटेज इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन एंड इट्स कल्चर ट्रेजर। ट्रेजर मतलब ये खजाना है, दैट हैज़ बीन इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर। ये खजाना हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, यानी कि जो हमारे पास्ट के हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे दादाजी, परदादाजी, उनके दादाजी, ये सब उनके द्वारा दी गई देन है। जो भी चीज़ें हम आज अलग अलग हमारे कल्चर्स हमारी सोसाइटी में देखते हैं। सेकेंड वन, वी फील वेरी कनेक्टेड टू इट एंड हैंस प्रिजर्व एंड कंजर्व इट, यानी कि हम इससे काफ़ी ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड रहते हैं। हमारे रीति रिवाज हमको बहुत अच्छे लगते हैं, और इसीलिए इनको बचाना और आगे समय आने वाली पीढ़ी तक ये चीज़ें रखना, यही हमारा मेन फोर्स बन जाता है, यानी कि मेन हमारा काम बन जाता है। एंड दिस हेरिटेज इज अवर असेट, ये हमारी जायदाद है, पूर्वजों के द्वारा दी गई जायदाद है। दैट बाइंड अस, ये हमें जोड़ कर रखता है हमारे पास से, ये हमें जोड़ के रखता है हमारी सोसाइटी से, ये हमें जोड़ के रखता है हमारे कल्चर से। सो दिस हेरिटेज इज अवर असेट्स एंड दैट बाइंड अस टू अवर पास्ट, एंड हेंस वी शुड प्रिजर्व इट फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। आने वाली जनरेशन को भी पता चले कि उनकी फैमिली के कल्चर्स क्या थे, उनकी फैमिली के रिचुअल्स क्या क्या है, इसके लिए हमें इसे प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इन ऑर्डर टू सेव दिस हेरिटेज यूनेस्को हैज़ अनाउंस सम ऑफ द डायरेक्टिव्स, और इन सबको बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन काम यही है कि उन्होंने अलग अलग गाइडलाइंस दे रखी है, और उस गाइडलाइंस के तहत इन चीज़ों को सेव किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव्स द लिस्ट ऑफ द साइट्स ट्रेडिशंस वाज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज। और उन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से जो उस गाइडलाइंस को टोटली फुलफिल करता है, जो उसके हिसाब से सही होता है, उसको वो लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स घोषित कर देते हैं। सो देयरफॉर द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। ये लास्ट पॉइंट रहेगा, क्या रहेगा बेटा? देयरफॉर द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिख के दिया आपको, 6 पॉइंट, इट हेल्प अस टू प्रमोटिंग दिस साइट्स एज अ टूरिस्ट प्लेस एज वेल। ये भी पॉइंट लिख सकते हो एडिशनल के तौर पे, लेकिन आपको 5 पॉइंट लिखने के बाद 6 पॉइंट नहीं लिखना है, देयरफॉर। 4th पॉइंट लिखने के बाद भी लिख सकते हो, 3rd पॉइंट लिखने के बाद भी देयरफॉर डाल सकते हो। ज़्यादा एक्सपांड करने की जरूरत नहीं, 3 पॉइंट एक्सप्लेनेशन, 4th पॉइंट में वापस क्वेश्चन रिपीट विद अ स्टार्टिंग पॉइंट देयरफॉर। ओके, अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? सो दिस इज अवर 4th important give reason part for your board examination. Now we can move to the next one, that is the 5th one. An expert with the deep understanding of an art history is an important in the art market. बेटा जिसको कला की नॉलेज होगी वही तो कलाकारी को समझ पाएगा। जैसे आपको अगर पेंटिंग की नॉलेज ही नहीं है तो आप पेंटिंग में से चीज़ें क्या फाइंड आउट कर पाओगे? आपको टीचिंग की नॉलेज ही नहीं है तो टीचिंग में से क्या सही है क्या गलत है कैसे फाइंड आउट कर पाओगे? आपको अगर डांस की कोई नॉलेज नहीं तो आप डांस में कैसे स्टाइल को पहचान पाओगे? तो वैसा ही ये आर्ट मार्केट है कि जब आपको कलाकारी आती है तो ही आप कला को पहचान के उस मार्केट को फ्लरिश करने में हेल्प करवा सकते हो, अदरवाइज नहीं। सो अ पर्सन शुड हैव अ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट इन द आर्ट मार्केट। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? आर्ट इंडस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज
वेरियस अपॉर्चुनिटीज ऑफ द रिसर्च आर अवेलेबल इन दिस फील्ड। एक ऐसी नॉलेज की ब्रांच है जिसमें बहुत सी फील्ड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो, नई नई चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन फाइंड आउट द वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग इन दिस। आर्ट हिस्टोरियंस कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म ऑल्सो। ये मास मीडिया के अंदर जर्नलिस्ट भी बन सकता है आगे जाके। जैसे मान के चलो जो टीवी में न्यूज़ वाले होते हैं, न्यूज़ एंकर होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, ऐसी कई चीज़ें आप आर्ट की फील्ड से कर सकते हो। एंड आर्ट मार्केट इज एन इंडिपेंडेंट फील्ड एंड इट कैन कॉल फॉर द स्पेशल एक्सपर्टाइज। ये इसमें इंडिपेंडेंट फील्ड है, इसमें एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ती है टू एसेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एन आर्ट ऑब्जेक्ट और टू इंश्योर इन जेन्युइनिटी। सही है कि गलत है ये भी पता लगाना चाहिए। जैसे कि मान के फोर्थ पॉइंट है हमारा कि आर्ट फील्ड जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट फील्ड होती है, जिसके अंदर एक एक्सपर्टाइज पर्सन की जरूरत पड़ती है ताकि वो पता लगा सके कि चीज़ें सही है या गलत है। सही है तो उसको आगे वो अप्रूव करेगा, और अगर गलत है तो उस फॉर्ज चीज़ को पकड़ेगा। फॉर्ज मतलब क्या, जो मिलावट करने की कोशिश की जाए, जो गलत चीज़ें करने की कोशिश की गई, उस चीज़ को सही करने की कोशिश करेगा। Therefore, it is very important that an expert with the deep understanding of art is required for the art market। और इसीलिए कहा जाता है कि एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है आर्ट मार्केट के अंदर। समझ में आ गया आपको? वापस से पॉइंट बता देता हूँ एक बार रिवीजन के तौर पे, ताकि आपको बराबर से पूरा का पूरा ऑलराउंडर व्यू मिल जाए इस आंसर का। पहला बोला गया कि आर्ट एक इंडिपेंडेंट फील्ड है जिसमें नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है आपके पास रिसर्च के लिए। आप रिसर्च कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। और आर्ट हिस्टोरियन का काम एक जर्नलिज्म में भी हो सकता है, वो जर्नलिज्म भी कर सकता है। और उसके अलावा उसमें ऑब्जेक्ट की सही परख होना, वो सही है कि गलत है, ये पता लगाने के लिए भी आर्टिस्ट को नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है आर्ट मार्केट के अंदर, ताकि वो पता लगा सके कि चीज़ें सही है या गलत। ओके, अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? हाउ मच वी हैव कंप्लीटेड? टोटल 5 यहाँ पे गिव रीजन कंप्लीट हो जाते हैं। Now we can move to the next one, that is the sixth one. Any information received through the mass media need to be reviewed critically। जो भी चीज़ें हमें मास मीडिया से मिलती है वो हमेशा सच हो ज़रूरी नहीं है। मास मीडिया भी कभी कभार झूठी चीज़ें बहुत बताती है। जैसे आपने सुना रहेगा कभी कभार पॉलिटिकल पार्टीज का, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपस में जब झगड़े होते तो यही कहते हैं कि इन्होंने तो मीडिया खरीद रखा है, ये तो सब मीडिया का खेल है, ये तो सब अपने हिसाब से बताते हैं, जो सही है वो सही कभी नहीं बताते हैं, ये लोग झूठी खबरें बताते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें वो लोग मीडिया के बारे में बोलते। तो ये कभी कभार बातें सच भी होती है कि मीडिया को चीज़ें सही बतानी चाहिए, लेकिन कभी कभार प्रेशर में आने की वजह से या फिर कुछ चीज़ों की वजह से वो चीज़ें गलत भी होती है। तो हमें हर चीज़ पे मीडिया पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सही है कि गलत है वो हमें पता लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभार चीज़ें जानबूझ के ऐसे क्रिएट की जाती है किसी की इमेज डाउन करने के लिए, किसी की इमेज को खराब करने के लिए भी वो चीज़ें की जाती है। तो फर्स्ट वन क्या है, द न्यूज़ और द इंफॉर्मेशन इन द मीडिया मे नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट ट्रूथ। वो कभी भी एग्जैक्ट ट्रूथ है, सच्चाई है, ये ज़रूरी नहीं है। स्कैन इट वेरी केयरफुली, वो हकीकत है कि नहीं है ऐसा भी देखना पड़ता है। कभी कभार कुछ रिचुअल्स होते हैं ऐसे जिनको जानबूझ के ऐसा बताया जाता है ताकि वो चीज़ें क्या हो जाए, खराब हो जाए, और लोगों को क्या लगे, झूठ लगे, और उसकी वजह से वायलेंस फैल जाए। कभी कभार इन टॉपिक्स के लिए भी किया जाता है। सेकेंड वन बोला गया कि देयर इज वेरी फेमस इवेंट्स ऑफ द अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन विच इज अपीयरिंग इन द प्रिंट इन जर्मनी, एंड दैट वाज अ स्टर्न मैगजीन विच वाज अ जर्नल वीकली मैगजीन दैट परचेज अ नंबर ऑफ सो कॉल्ड हैंड रिटन डायरी ऑफ एडोल्फ हिटलर। उनका कहना ऐसा था कि उनके पास जो डायरीज अवेलेबल है वो हिटलर के द्वारा लिखी गई है, हिटलर ने खुद लिखी है वो बुक, तो उसके लिए उन्होंने वो मीडिया को बेच दी। अब वहाँ पे जब वो बुक पब्लिश हुई तब वहाँ पे क्या किया गया, रिसर्च किया गया, और वो रिसर्च में वहाँ के म्यूजियम ने फाइंड आउट किया कि जो भी चीज़ें ये मैगजीन बोल रहा है ये मैगजीन झूठा है, ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि उनकी जो ओरिजिनल बुक थी, मैकैफ करके जो बुक लिखी गई थी, वो बुक उनके पास है, यानी कि वहाँ पे म्यूजियम में रखी गई है। तो इनके पास ये कहाँ से आ गई? तो इस वजह से बाद में उनको मालूम पड़ा कि ये बुक जो है वो झूठी है, इट वॉज एन फॉर्ज एंड दिस वॉज अ बिगेस्ट फॉल्स type of imagination in the print media was shown in Germany। तो देखो आगे क्या लिखा, it sold them to the various publication company। The diaries was then verified for the authentication and subsequently the news appeared in the print। और ये बात सबको पता चल गई। However later those diaries were proved to be forged। forged मतलब क्या होता है? झूठी साबित होना। फॉर्ज मतलब क्या होता है बच्चों? झूठा साबित होना। वो पूरी की पूरी जो मैगजीन थी वो झूठी साबित हो गई, और इसी वजह से हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कोई भी चीज़ मास मीडिया में जैसी दिखती वैसी होती नहीं है। वो चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। सो हावेवर एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया नीड टू बी रिव्यूड क्रिटिकली। ओके, अंडरस्टूड प्रॉपर्ली? यस और नो? चलो,
spoiling information. Okay. How many short notes give reason we have completed? Total 6 give reason we have completed. Now we can move to the next one, that is the 7th one. Knowledge of history is very essential for the न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, यानी कि जो भी चीज़ें हम लोग आर्टिकल्स में लिखते हैं इसमें हिस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मान के चलो अगर आपको बोला गया कि गांधी जयंती पर आर्टिकल लिखना है, किस पे लिखने बोल दिया आपको? गांधी जयंती। जस्ट वेट सेकंड। गांधी जयंती पे आपको गांधी जी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप लिखोगे क्या? उनके बर्थडे के बारे में, उनकी डेथ के बारे में, उनको किसने मारा, क्या हुआ, उनकी लाइफ कैसी थी, सॉरी, उनकी लाइफ कैसी थी, क्या करते थे, किन चीज़ों में वो स्टडी करके आए थे, कौन सी उनके पास जॉब थी, उन्होंने कौन सी जॉब को छोड़ा था, कौन सी कंट्री में पढ़ने गए थे, ऐसी कई चीज़ें आपके पास पता होनी चाहिए। और वो चीज़ें किसको पता होती है? सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट को जो कि हिस्ट्री की फील्ड से आया हो। So the knowledge of history is essential for the newspaper writing. तो फर्स्ट वन क्या बोला गया? Newspaper become the first mass medium often circulating information and knowledge among the people. And newspaper is a publication which mainly prints the news, editorials, people's opinion, entertainment, supplementary content, etc. वो बहुत सी चीज़ें पब्लिश करता है और इन सभी से वहाँ के लोगों को रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है टाइम टू टाइम के हिसाब से। तो इट इज़ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट डिफिनाइट टाइम, यानी कि जो डिसाइड किया गया टाइम है उस टाइम पीरियड के अंदर ही आती है। इसके लिए न्यूज़ में हमेशा क्या लिखा रहता है? आज की ताज़ा खबर। कभी नहीं लिखा रहता महीनों की बासी खबर या फिर साल की सड़ी हुई खबर, ऐसा कभी नहीं लिखा रहेगा। उसमें क्या लिखा रहता है? आज की ताज़ा खबर, यानी कि फ्रेश न्यूज़ ऑफ द डे। नाउ न्यूज़पेपर प्रोवाइड द वेरियस लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़, and newspapers are historical documents which record the current events. Therefore, the knowledge of history is essential to be and reviewed to be critical. यानी कि वहाँ पे जो भी चीज़ें आएगी उसको हमें सही तरीके से लिखना होगा। समझ में आ गया बराबर से? So knowledge of history is very essential for this, for the purpose of an article writing. Okay. Next one. Bharuch composed by the Sant Eknath are very popular in Maharashtra. Bharuch क्या होता है? It's a musical type which is composed mostly by the saint लोग। saint समझते हो बेटा आप क्या होता है? saint संत महात्मा जो होते हैं, जो भगवान के हरि के गुणगान गाते रहते हैं हमेशा, विष्णु भगवान के, शिव भगवान के, कोई भी देवी देवताओं के जो भगवानों के जो गाने गाते हैं ना उनको संत बोलते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश में उनको क्या बोला जाता है? सेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? उनको सेंट बोला जाता है। तो सेंट एकनाथ जो थे, संत एकनाथ, उन्होंने अलग अलग तरीके के भरूच गाए थे महाराष्ट्र के अंदर, जो कि वेरी पॉपुलर हुए थे उस समय के लिए। और उनसे दो ही चीज़ें हमेशा लोगों को सीखने मिलती थी, एक तो थी स्पिरिचुअल और दूसरी थी एथिकल। एक तो स्पिरिचुअल और दूसरी कौन सी चीज़ बता? एथिकल चीज़ें। एथिकल मतलब कि सही और गलत का उनको पता लग गया था, ऐसी चीज़ें वो बताते थे अपने गानों में। एंड भरूच इज़ वेरी कंपेरेबल टू द स्टाइल ऑफ रोड शो टाइप। जैसे रोड शो कैसे करते हैं? रास्ते के बीच में जाकर, तो वो लोग भी भजन भी एकदम रोड पे चलते चलते ऐसे गाते थे। तो भरूच इज वेरी मच कंपेरेबल टू द स्टाइल ऑफ द रोड शो, एंड भरूच मेजली composed by the Eknath are very popular in the state of Maharashtra because of its wide range of subjects, dramatic quality, easy rhythm and rumor. And Sant Eknath composed a Bharat with the purpose of educating the people with the various aspects of the life. मेन काम उनका ये था कि लोगों को शिक्षा प्रदान होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक ऐसा उठाते थे ना उनके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, यही उनका मेन इंटेंशन होता था। वो हमेशा यही चाहते थे कि सिर्फ गाना सिर्फ भगवान के बारे में नहीं, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में भी हो सकता है, कोई बहुत बड़े राजा के बारे में भी हो सकता है, राजा के कामों को भी दर्शाता हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसके रिगार्डिंगली वो क्या करते थे? अपने सॉन्ग कंपोज करते थे, जिसके वजह से वहाँ के लोगों को बहुत सी चीज़ों में क्या होती थी? मदद मिलती थी, और वो इस चीज़ से अच्छा कुछ सीख के और अच्छा अपनी सोसाइटी में कर सके, ऐसा इनका मेन इंटेंशन हुआ करता था। सो टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड टुडे द 5 शॉर्ट नोट्स, that is short note number 5 give reasons, that is from 5 number 4 to 8. So over here I will stop the lecture, and in the next lecture we are continue with the remaining part, and in the next lecture I will complete all the give reason session, and then I will start the give reason वाला part, तो ताकि आंसर इन ब्रीफ वाला पार्ट, जिसमें हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, ताकि एक बार हिस्ट्री कंप्लीट देन वी कैन मूव टू द पॉलिटिकल साइंस, और उसके बाद हम जाएंगे ज्योग्राफी पे। आपसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट रहेगी, जितना हो सके चैनल से जुड़े रहे, कंटिन्यूटी बनाए रखें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आप अगर कोई भी क्वेश्चन स्किप करोगे, अगर नसीब अगर आपका बैड लक रहा और एग्जाम में वही क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए पूरी वीडियोस देखें, कंटिन्यूटी में बनाए रखें, और कोई भी चीज़ को कल पे ना छोड़े। जो भी चीज़ें आज अभी से कंप्लीट करके रखना है। वो कहते हैं ना, कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
अब नहीं करोगे तो करोगे कब? सो दैट इज द सिचुएशन ऑफ योर नाउ, बिकॉज द टाइम इज नॉट रिमेनिंग मच फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, तो सबके लिए टाइम लिमिट बना के रखो और उस चीज़ को कंटिन्यूटी में बनाए रखो। कोई भी स्किप करोगे दूसरे सब्जेक्ट पे उसका असर पड़ेगा और आप उस चीज़ के लिए बर्डन के अंदर आ जाओगे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा बर्डन में स्टडी करे, बिकॉज वेयर देयर इज एन एनी काइंड ऑफ बर्डन द स्टडी इज नॉट डन इन अ प्रॉपर वे। कहीं पर भी बर्डन होगा तो शिक्षा अच्छे से नहीं हो पाती है। इससे बेटर है इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, मजे के साथ पढ़ो और चीज़ों को कंटिन्यूटी में पढ़ो। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में हमारे लास्ट पार्ट ऑफ द गिव रीजन में, और हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हमारे आंसर दी फॉलोइंग सेशन से। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।